बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। लास्ट वीडियो में हमने लोअर जीआईटी को बड़ा ही वेल मैनर्ड वे में कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, हमारे टॉपिक रह गया इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन और इससे रिलेटेड हेमराइड्स और बाकी अपेंडिक्स वगैरह, वो सारे के सारे वो कोशिश करते हैं एक्चुअली यार सर्दी बड़ी हो गई है और रज़ाई से बाहर बैठ के वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो कोशिश करते हैं, अल्लाह का खैर करेगा। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन अब हमारे पास होती क्यों है? दो मेन वजूहात हैं। देखो ना, ये कोई भी आपकी नाली है, ये क्यों अब जो मोटेलिटी अपनी शो करती है, तो क्यों इसके अंदर जो है ना वो ब्लॉकेज होगी? हो सकता है कोई भी यहाँ पे चीज़ आके उसने इसको ब्लॉक कर दिया है, फॉरेन बॉडी आके मैकेनिकली इसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है कोई भी चीज़, या फिर कोई ट्यूमर है या इस तरह की चीज़ है वो, या फिर हमारे पास फंक्शनल लॉस है, जो इसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वही नहीं आ रही। नाली सारी खुली हुई है लेकिन उसके ऊपर कोई मोटेलिटी नहीं हो रही, तो जो चीज़ यहाँ पे पड़ी हुई है वो यहीं पे पड़ी रहेगी, खा आगे से सारा रास्ता खुला हुआ है, तो ये हमारे पास हो सकती है। ठीक है, वो कहता है कि जब ऑब्स्ट्रक्शन अमूमन होती है ना, तो पेरिस्टाल्सिस जो है प्रॉक्सिमली जो है ना वो शुरुआत में इंक्रीज़ होती है, लेकिन उसके बाद जो है ना वो पैरालाइज हो जाती है। ठीक है, अगर अभी इसके अंदर कोई मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो तो इसके क्या होगा, इसको निकालने के लिए इंटेस्टाइन अपना पूरा तन मन धन लगा देगी। ठीक है, लेकिन अगर वो फिर भी ना खुले तो उसके बाद क्या होगा, एक वक्त आएगा कि हर चीज़ की एक लिमिट होती है, वो थक जाएंगी इंटेस्टाइन, उसके बाद वो मुकम्मल पैरालाइज हो जाएगी। तो एक तो वो पहले से बुला के थी, उसके बाद ये खुद अपना काम करना छोड़ गई थकावट की वजह से, तो ये सोने पे सुहागा हो गया और मज़ीद उसको ऑब्स्ट्रक्शन करवा रही है। अच्छा, क्लिनिकल फीचर क्या? अगर किसी भी बंदे को आपकी फैमिली में, अमूमन या बूढ़े लोगों को होता है ना, ठीक है, तो जवानी में भी हो सकते हैं, इसके क्लिनिकल फीचर क्या क्या हो सकते हैं? इसके अंदर वो कह रहा है कि आप पेशेंट पेन करता है एब्डोमिनल पेन का, कि डॉक्टर साहब मुझे पेट में बहुत दर्द हो रही है। फिर एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ज़ाहिर बात है यहाँ से पीछे जितना भी फीसिस है वो सारा इकट्ठा होता रहेगा। ठीक है, तो एब्डोमन जो है ना वो हमारे पास क्या होगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाएगी। फिर कॉन्स्टिपेशन और वॉमिटिंग, खुद भी आप दिमाग के ऊपर जोर दो, कॉन्स्टिपेशन और हमारे पास वॉमिटिंग, और कभी भाई अब्सोल्यूट भी हो सकती है, रिलेटिव भी हो सकती है। एग्जामिनर पूछे बेटा अब्सोल्यूट और रिलेटिव कॉन्स्टिपेशन में क्या फ़र्क है? सिंपल सा जुगाड़ू तरीका बताऊं, पू पा भी ना अगर हो तो उसका मतलब है बिल्कुल बंद है, मतलब वो फ्लैटस भी पास नहीं कर पा रहा तो वो एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन है। अगर वो फ्लैटस पास कर रहा है लेकिन फीसिस नहीं पास कर रहा तो वो हमारे पास क्या है, वो रिलेटिव कॉन्स्टिपेशन होती है। ये दो फ़र्क होती हैं। ठीक है, सॉरी फॉर माई डर्टी निमोनिक्स, लेकिन ये ऐसी तरह ही है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ दूसरे फीचर भी हैं। मरीज़ का अगर देखेंगे इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस होगी, हाइपोकेलीमिया का शिकार बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, पोटाशियम लेवल इसके अंदर बड़ा डिक्रीज़ कर जाया करता है। फिर ऐसे पेशेंट हाइपोथर्मिया का शिकार होते हैं, सर्दी लग रही होती है, पायरेक्सिया फीवर होते हैं, जहाँ पे गंद इकट्ठा होगा वहाँ पे आप बैक्टीरियाज भी आ सकते हैं, और वो साथ में पानी भी कम पिएगा, जिससे हमारे पास क्या होगी, डिहाइड्रेशन। जो पानी पिएगा उसके पेट में दर्द, वो पानी पीना भी छोड़ देगा, और इसके साथ न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। ठीक है, अगर वहाँ पे कोई स्ट्रेंगुलेशन हो गई है ना, तो फिर इवन बंदा शॉक के अंदर भी चला जाता है, पायरेक्सिया, और इवन उसकी जो बावल साउंड है वो मुकम्मल तौर पे एब्सेंट हो सकती है। एब्सेंट बावल साउंड एक इसकी बड़ी कि वो लगा लगा के जोर थक गई या बिल्कुल ही उन्होंने काम छोड़ दिया, तो एब्सेंट बावल साउंड हमारे पास एक आता है। ठीक है, तो डायग्नोस कैसे करेंगे? डायग्नोसिस के लिए आप वही हिस्ट्री और जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, फिर जनरल जो है ना वो इन्वेस्टिगेशन और स्पेसिफिक, इसके अंदर अब वही ब्लड सीपी करा लो, एलएफटी करा लो, आरएफटी करा लो, सीरम इलेक्ट्रोलाइट करा लो, अमाइलेज, लाइपेज, ग्लूकोज। ठीक है, साथ में आप उसका ना इरेक्टेड पोजीशन में जो है ना वो आप एक्सरे करवा लोगे। ऊपर वाली सारी लिख लेंगे, फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो अब इतना तो आप लिख सकते हो। ठीक है, अलॉन्ग विद आप इसके अंदर लिखेंगे कि हम इसके अंदर एक्सरे भी इसके अंदर हम करवा लिया करते हैं। एक्सरे में वो कह रहा है एब्डोमन क्या करवाएंगे, इरेक्टेड पोजीशन के अंदर खड़ा करके, ताकि जो इंटेस्टाइन है वो एक दफ़ा हमारे नज़र आ जाए ठीक तरीके से। तो आपको अगर मल्टीपल एयर फ्लूइड लेवल मिले, मतलब उसकी जो गैस है वो वहीं पे रह के वहीं पे फ्लूइड लेवल मिला रही है, तो एक्सरे के ऊपर वो कहता है सिनेरियो में कि हमें मल्टीपल एयर फ्लूइड लेवल मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, हमारे पास उसको इंटेस्टाइन की ऑब्स्ट्रक्शन है। ठीक है, और वहाँ पे वो कह रहा है कि लार्ज बाउल के अंदर ना आपको हिस्ट्रेशन नज़र आती है, और जुजिनम के अंदर वेल्विलाइज जो है ना वो नज़र आ जाएंगे। मतलब अगर इसको मैं मज़ीद सिंपलेस्ट करूँ तो जो जेजिनम है ना, ठीक है, उसके अंदर म्यूकोजल फोल्ड जो है ना वो आपस में निकलते हुए नज़र आएंगे। ठीक है, तो म्यूकोजल वहाँ पे मल्टीपल फोल्ड्स बन जाएंगे। मैं आपको अगर दिखा सकूँ तो ये इरेक्टेड पोजीशन में हमने कराया। ठीक है, मल्टीपल एयर लेवल और हमारे पास म्यूकोजल फोल्ड्स आपको ये नज़र आ रही हैं सारे। ठीक है, ये देखो, ये
तो इस तरह की फोल्डिंग अगर आपको नज़र आ रही है तो मतलब ये है। तो ट्रीटमेंट क्या करेंगे, उसकी हर चीज़ बंद है मेरी जान। सबसे पहले तो आपने पेशेंट को घर ट्रीट नहीं करना, उसे कहना आओ भाई एडमिट हो जाओ। एडमिट करें हॉस्पिटल में, एनजी पास करो, नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब, फिर आप उसके अंदर आईवी फ्लूइड लगाओ और एंटीबायोटिक। ये तो पहले यहाँ प्रोसीजर सारा लिख लोगे। मोनीटर फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट हाइपोक्लीमिया वो ठीक करो, वरना उसके दिल के ऊपर असरात आ जाएंगे। फिर आपने क्या करनी है, अगर तो वो ठीक हो सकता है नहीं, वरना फिर आप क्या करें, सर्जरी जो है ना वो करनी है। अगर उसकी ये सिम्टम्स 12 घंटे के अंदर अंदर रिलीव नहीं हुए तो ये मज़ीद उसको वर्सन कर सकती हैं, तो 12 घंटे के अंदर अंदर आपने फिर वो सर्जरी कर देनी होती है। ठीक है। फिर वो कह रहा है कि इसके अंदर ओपन हमने क्या करना है, ओपन करके मिड लाइन इंसिजन देना, पेट का जो मिड लाइन है वहाँ पे इंसिजन दे के आइडेंटिफाई करनी है साइड सी। वो आप एनीमा वगैरह या बेरियम एनीमा इरेक्टेड आपने एक्सरे वगैरह सारे कर लिए हैं। ठीक है। तो इसके अंदर आपको जो साइड है वहाँ पे जो है ना वो एक्सेस करोगे गट को, और वहाँ पे एक एनास्टमोस बना दोगे। जो ज़ाहिर बात है अगर यहाँ पे जो है ना वो हमारे पास लंबे अरसे तक कोई चीज़ फंसी रहे तो वो एरिया वहाँ पे क्या होगा, गैंग्रीन हो जाएगा। क्यों, इसने इसकी वेसल को ब्लॉक कर दिया, इसके ऊपर प्रेशर डाल के इसकी वेस्कुलर सप्लाई ही सारी ब्लॉक कर दी है। तो वहाँ पे वो गैंग्रीनस एरिया होगा, तो आप खोलोगे वो गैंग्रीनस एरिया को पकड़ के रिसेक्ट करके इसकी और नॉर्मल वाले पोर्शन की आपस में नासमोस कर दोगे, तो बंदा आपके पास टन ठीक हो जाएगा। ठीक है। ये हमारे पास होती है। यहाँ पर वो कह रहा है कि एक साइन उसने लिखा हुआ है, साइन ऑफ वायाबिलिटी। ठीक है, साइन ऑफ वायाबिलिटी मतलब क्या, हर जो गैंग्रीनस आपको आंत नज़र आ रही है वो क्या वाकई ही मर गई है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए वो कहते हैं कि हम ना ऑक्सीजनेशन दे देते हैं, मरीज़ की ऑक्सीजनेशन जो है ना वो तेज़ कर देते हैं, और उसके अंदर ना सिलाइन पैकिंग के अंदर, ठीक है, उसको रखते हैं। तो जो डार्क कलर होता है ना उसका, वो कहता है ऐसा ऐसा जो है ना वो लाइटर के अंदर चेंज होना शुरू हो जाता है ऑन सिलाइन पैकिंग एंड ऑक्सीजनेशन। ठीक है। और फिर वो कहता है अगर आप मेजेंट्री जो है ना इसको थोड़ा सा टच करोगे तो वो ब्लीड कर जाए, अगर आप उसको प्रिक करोगे तो वो ब्लीडिंग वहाँ से हो जाए, हल्की हल्की शाइनी हो जाए, फिर्म हो जाए। ठीक है। उसके अंदर पेरास्टाल्सिस हल्की फुल्की दिखना शुरू कर दे, तो मतलब ये चल सकती है, इसको फिर काटने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है साइन ऑफ वायाबिलिटी के, मतलब वो अभी मज़ीद चल सकती है, इसको काटने की ज़रूरत नहीं है। जब आपने इसे ऑक्सीजनेशन दी और नॉर्मल सेलाइन की हमने पैकिंग की, ठीक है, सेलाइन पैकिंग और ऑक्सीजनेशन देने से अगर वो काली से दोबारा पिंक में आ गई, आपने हल्का सा सुई चुबोई, वहाँ से ब्लीड होना शुरू हो गया और वो हरकत करना शुरू कर दी, तो ये साइन ऑफ वायबिलिटी। बस ये एक बात बता देना, मोर देन इनफ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछते। नेक्स्ट हमारे पास है जी वाल्व्यूलस। व्हाट इज़ वाल्व्यूलस? ट्विस्टिंग ऑफ द लूप ऑफ बावल अराउंड इट्स मिजेंट्री। ठीक है, मतलब वो अपने ऊपर ही जो है ना वो कंबल ओढ़ लेना, जिस तरह होता है ना, तो अपने ऊपर ही वो ना ट्विस्ट करता रहे, जिस तरह स्प्रिंग होता है ना, तो वो इस तरह अगर घुमाते रहो स्प्रिंग को तो वो अपने ऊपर ही ट्विस्ट करता रहेगा। ठीक है, जिसकी वजह से जब वो ज़्यादा ट्विस्टिंग हो जाएगी तो एक वक्त आएगा वहाँ पे अड़ जाएगी हर चीज़, तो वो क्या करवाएगी, ऑब्स्ट्रक्शन और अक्लूजन ऑफ दी वेसल। वहाँ पे वो खुद भी ऑब्स्ट्रक्ट होगी और वहाँ पे जो वेसल है वो भी घूम घुमा के जो है ना एक तरह से बुला के जोगी है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना वो आपके पास इसकी कुछ टाइप्स हैं। इसके अंदर सिग्माइड वाल्वुलस सबसे इंपॉर्टेंट है, वो हम देख लेते हैं। वो कहते हैं ये बेसिकली क्या होता है, अगर वो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज यूँ घूमे तो घूमी हुई आपको नज़र आ रही, तो इसका मतलब है ये सिग्माइड वाल्वुलस है। कॉमन होता है इन ओल्ड एजेस के अंदर। ठीक है, जो बूढ़े लोग हैं उनके अंदर, और जो लोग बहुत ज़्यादा लग्जेटिव यूज़ करते हैं, हद से ज़्यादा जो है ना वो लग्जेटिव यूज़ कर लिया, ये दवाई ऐसी पी ली है जिससे जो है ना वो उनको पतले पखाने आ रहे हैं। ठीक है, तो एक वक्त आएगा वो उनकी मोबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी और वो हमारे पास ये सारी सारी, ठीक है, वहाँ पे एडहेजन हो गया, या फिर लॉन्ग पेल्विक मीज़ोकोलोन जो है ना इसके कुछ है, क्योंकि मीज़ोकोलोन ही जो है ना वो बहुत लंबी है, तो वो आपस में कहीं ना कहीं गुच्छा बना लेगी। ठीक है। फिर एक हमारे पास होती है कंपाउंड वाल्वुलस, भी उसने एक वर्ड लिखा हुआ है, सिग्माइड है, और ये एक हमारे पास है कंपाउंड वाल्वुलस। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, लूप ऑफ इलियम अगर सर्कल करे किसी भी सिग्माइड नॉट ऑफ द सिग्माइड वाल्वस को, ठीक है, मतलब सिग्माइड वाल्वस हुई हुई है, उसके ऊपर अब इलियम जो है ना वो अपना एक नया लूप बना दे। ठीक है, ऑलरेडी लूप के ऊपर एक लूप, तो मतलब कंपाउंड वाल्वुलस इसको हम कहेंगे। अगर किसी को समझ नहीं ना आ रही तो ये देखो इंटेस्टाइन, ये अब घड़ी किस तरह होती है, घड़ी यूं चलती है लेकिन ये क्या है, पीछे की तरफ गई हुई है। ठीक है, तो ये मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आपको नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, बेसिकली ये वाल्वुलस है, ये देख लो पीछे की तरफ एंटी क्लॉकवाइज पोजीशन के अंदर जा रही है ना। ठीक है, तो इसको हम कह रहे हैं 180 डिग्री के ऊपर यूं करके घूम गई है।
क्रुक करके। अब इसके गिर्द ही अगर इलियम आ जाए तो ये हमारे पास कंपाउंड वल्वुलस हो जाएगा। तो बस ये ट्विस्टिंग आपने याद रखनी है, बस आपका ऑलमोस्ट काम इसके अंदर हो जाया करेगा। ठीक है, तो अब इसके अंदर ये है कोलोन, सिग्माइड कोलोन, एनएस रेक्टम, सिग्माइडोस्कोपी वो करके आप देख रहे हैं कहाँ कहाँ पे जो है ना हमें मिल रही है। तो सिग्माइडोस्कोपी आप करती हैं इसके अंदर, वही आपने बात है। तो अब इसके अंदर क्लिनिकल फीचर क्या होगा अगर किसी को ये घूमी हुई है सारी की सारी, तो सबसे पहले वो कह रहा है कि ग्रेजुअल ऑनसेट ऑफ पेन होगी एब्डोमेन के अंदर। ठीक है, वो चंद घंटे के बाद, जो अगर अभी हुई है तो वो चंद घंटे के अंदर जिस तरह मजीद लूपिंग होती जाएगी वो उसी तरह मजीद सेवियर होती जाएगी। इसके अंदर फिर क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन होगी, लेकिन वो एब्सोल्यूट होगी। मैंने कहा कोई पूपा नहीं करेगा वो बंदा। ठीक है, तो बिल्कुल हर चीज़ बंद। एब्डोमिनल डिस्टेंशन, वोमिटिंग, लिख लोगे, ईजी है बिल्कुल। अच्छा, अब इसके अंदर क्या करेंगे आप, इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन के अंदर आप क्या करेंगे, एक्सरे करवाएंगे। तो अगर यहाँ पे हमने एक्सरे करवाया था इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर, तो हमारे पास क्या मिला था, मल्टीपल एयर फ्लूइड लेवल। अगर वहाँ पे वल्वुलस आ गया है तो इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, आप वही एक्सरे कराएंगे तो आपको एक ओमेगा साइन मिलेगा, OMEGA, ओमेगा। ओमेगा किस तरह होता है, यूं करके यूं करके यूं होता है ना ओमेगा का साइन, अगर किसी को मैथ आती है, या फिर ओमेगा फैटी एसिड आपने पढ़े होंगे, इस तरह करके होते हैं। तो आपको इस तरह का साइन ही अभी मैंने दिखाया है कि सिंगल डायलेटेड बूब जो है वो एक्सटेंड कर रही है इनटू दी होल एब्डोमेन और पेल्विस, पूरे पेल्विस और एब्डोमेन यू करके सिग्मा ओमेगा साइन। बस ओमेगा साइन पक्का MCQ है, सिग्माइड वल्वुलस या वल्वुलस उसको हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले तो आपने रिससिटेट करना है पेशेंट को, क्योंकि उसकी कॉन्स्टिपेशन इतनी तेज़ होगी, उसका पेट उभरा हुआ है इतना ज़्यादा, तो वो उसको रिससिटेट करे। फिर आप सिग्माइडोस्कोपी अभी मैंने आपको दिखाई है, ठीक है, वो कर लो सिग्माइडोस्कोपी। नीचे से सिग्माइड को लोन से वो सारा डाल के देखो कि कहाँ पे जो है ना वो आपको लूप मिल रहा है, वो मिल जाएगी। फिर इसके बाद जब आपको पता चल जाए फिर आप लेप्रोटमी कर दो, पेट को ओपन करके। ठीक है, जो ट्विस्टिंग अप सेगमेंट है वहाँ पे जो गैंग्रीनस सेगमेंट है उसको ठीक कर लो। डबल बैरल टेम्परेरी कोलोस्टमी जो है ना वो कह रहा है कि हम इसके अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन यही है कि जो गैंग्रीनस पार्ट है ना उसको पहले सबसे पहले आपने रिमूव करना है। डिपेंड करता है कि कितना अब वहाँ पे गैंग्रीन बन चुका है। ठीक हो गया। अब वो कह रहा है कि अगर तो विजिबल गट प्रेजेंट है तो सिग्माइडोपेक्सी एक हमारे पास होता है, वो आप कर सकते हैं। मतलब अगर वो गट बिल्कुल ही जो है ना वो नहीं ख़त्म हुई, गैंग्रीन नहीं हुआ, कोई वायबल गट है, ठीक है, इफ़ वायबल गट है ना, तो इसके अंदर वो कह रहे हैं हम क्या करेंगे, सिग्माइडो पैक्सी कर देंगे, अटैचमेंट ऑफ द सिग्माइड कोलोन विद द साइड वाल के साथ उसको अटैच करके जो है ना वो हम कर देते हैं। ठीक है, ये हम इसके अंदर कर देंगे, बस इतनी बात काफ़ी है। फिर है हमारे पास इंटरसेप्शन। इंटरसेप्शन बेसिकली क्या होता है, यूँ कह लें कि सिंपलेस्ट वर्ड में एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाना। इंटरसेप्शन इसका सिंपलेस्ट वे में मैं बता रहा हूँ, प्रोलैप्स ऑफ वन पार्ट ऑफ गट इमीडिएटली टू द नेक्स्ट पार्ट। मतलब नॉर्मली तो गट यूँ एक सीधी होती है ना, ठीक है, अगर यही गट यूँ करती करती यूँ ये पीछे की तरफ आ जाए और जो आगे वाली गट है ना वो इसके अंदर आके जो ना वो वड़ना, इसे कहते हैं ना प्रोग्राम तो वड़ गया, तो ये इसी तरह करके जो है ना वो अगर एक दूसरे के अंदर आ जाए तो इसे हम कहेंगे इंटरसेप्शन। वन पार्ट ऑफ द गट इंटू इमीडिएटली इंटू द नेक्स्ट पार्ट जो आ जाएगी। ठीक है, अब इसके अंदर वो कह रहा है कि इसके पार्ट होते हैं जो इंटरसेप्शन है, इसको हम 3 पार्ट्स के अंदर जो है ना वो डिवाइड कर दिया करते हैं। एक वो पार्ट जो इनर ट्यूब है, ठीक है, एक वो पार्ट है जो मिडल ट्यूब है, और एक वो पार्ट है जो आउटर ट्यूब है। तो 3 पार्ट हैं इंटरसेप्शन के, आपको पूछते हैं। एक हमारे पास इसको कहते हैं इंटरसेप्टम, PTUM, इंटरसेप्टम। एक हमारे पास होता है रिटर्निंग या मिडल ट्यूब, रिटर्निंग या मिडल ट्यूब इसे हम कहते हैं। और नंबर 3 पार्ट होता है सुसेपियन, सुसेपियंस, इस तरह करके इसका लफ्ज़ है, IENS। इसके अंदर PTUM है, मतलब ये जो है ना वो इनर ट्यूब को हम इंटरसेप्टम कहते हैं, ये जो अंदर आ गया। रिटर्निंग ट्यूब जो वापस रिटर्न कर रही है, और इंटरसेपियन मतलब जो आउटर ट्यूब इसके ऊपर जो कवर किया हुआ है, तो आउटर ट्यूब में हमें इंटरसेपियन कहेंगे उसको हम। तो अब इंटरसेप्शन के हमारे पास ये पार्ट्स आपको दिखा रहा है। मैंने कहा सेप्टम मतलब इंटरसेप्टम जो इनर पार्ट है, तो ये वाला देख रहे हो जो नीला नीला इसने दिखाया हुआ, ये वाला सारा इंटरसेप्टम है। फिर रिटर्निंग वाला जो है, ये जो रिटर्न कर रहा है, ठीक है, आउटर वाले को इंटरसेपियन कह रहे हैं, ये वाला इंटरसेपियन, और बाकी जो रिटर्न कर रहा है वो मिडल पोर्शन है जिसे हम रिटर्निंग पोर्शन कह रहे हैं। तो ये 3 पार्ट होते हैं, सेपियन वाला बाहर है, M वाला अंदर है। ठीक है, अंदर जाके आपने M जो भी करना है वो कर लो। ठीक है, समझने वाले समझ गए हैं। अच्छा, यहाँ पे अब ना जो हमारे पास कह लेंगे टाइप्स क्या क्या हो सकती हैं इंटरसेप्शन की, ये तो थे पार्ट्स। अब इसकी कुछ टाइप्स हमारे पास आती हैं। तो वो कह रहे हैं 4 टाइप्स होती हैं। इलियोकोलिक हो सकता है, ठीक है, इलियोकोलिक हो सकता है,
यानी इलियम कोलोन के अंदर जा सकती है या इलियो इलियल हो सकता है। इलियम अपने अंदर ही जो है ना वो अपना ही ले रही है, इलियो इलियल या कोलो कोलिक हो सकता है, कोलोन कोलोन के अंदर जा रहा है, या फिर कोलो इलियो सीकल हो सकता है। ठीक है, इलियो सीकल हो सकता है। तो ये हमारे पास कोलो कोलिक, इलियो सीकल, इलियो कोलिक और इलियो इलियल हो गया। ठीक है, दो को सी वाले हैं, दो आई वाले हैं, बाकी इलियो कोलिक हो गया, इलियो सीकल आपस में इसको मिला देना आपने। ठीक है, हो जाएगा ये मतलब वो सीकम के अंदर जो है ना वो हमारे पास जा रही है इलियम, तो वो इलियो सीकल इसको हम कहते हैं। तो ये 4 पार्ट्स ईजी हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो जब आप इंटरनल आर्गन देखेंगे ना, तो अगर वो कोलोन के अंदर जा रही है इलियम तो इलियो कोलिक है, अगर वो सीकम के अंदर जा रही है तो इलियो सीकल है। ठीक है, अगर कोलोन कोलोन के अंदर कोलो कोलिक है, इलियम इलियम के अंदर जा रहे हो तो उसको आप उस हिसाब से नाम दे देंगे। बिल्कुल सिंपल है, कोई इसमें है। अब डायग्नोसिस किस तरह करना है आपने, क्लिनिकल पहले फीचर देख लेते हैं। अगर किसी को इंटरसेप्शन हुई हो, मतलब उसकी आंत के ऊपर आंत चढ़ी हुई है, तो वो क्या सिम्टम है? सडन सिवियर एब्डोमिनल पेन, अचानक से बैठा बैठा उई करेगा, सडन सिवियर एब्डोमिनल पेन होगी। साथ में कह रहा है कि उसकी जो स्टूल है ना उसको अंदर ब्लड और म्यूकस आएगा। ठीक है, ब्लड प्लस म्यूकस। तो इसके अंदर जो टिपिकल सिनेरियो आता है ना वो आता है करंट रेड जेली स्टूल। ठीक है, तो रेड करंट जेली स्टूल पक्की निशानी है इंटरसेप्शन की, सिनेरियो में आपका डायग्नोसिस है। ठीक है, तो ये वाला लिखा होता है कि रेड करंट जेली स्टूल होता है। साथ में वो कहता है हमारे पास वोमिटिंग होती है, सॉसेज शेप्ड जो है ना वो मास आपको जो है ना वो मिल जाता है एब्डोमेन के अंदर, और राइट इलिक फोसा आपको अमूमन जो है ना वो इम्पटी नज़र आता है, राइट इलिक फोसा के अंदर इम्पटीनेस मिलती है। तो डायग्नोसिस के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले उसका अल्ट्रासाउंड करवाओगे, फिर आप क्या करोगे, बेरियम एनीमा कर लोगे। ठीक है, तो इसके अंदर आपको कौन सा साइन मिलेगा, कला साइन, कला होता है ना कि केकड़े का हाथ, आई थिंक उसके कहते हैं ना, कला साइन मिल जाए, रेड जेली मिल जाए। ठीक है, राइट इलिक फोसा हमारे पास सिंपटी है, या फिर आपको क्या मिल जाए, सॉसेज शेप जो है ना वो मास इन दी एब्डोमेन मिल जाए, तो आपका पक्का निशानी है। सीटी एब्डोमेन इसके अंदर हम ज़्यादा नहीं कराते। तो ट्रीटमेंट क्या करनी है, अचानक से पेन हुई तो सबसे पहले रिससिटेट करो, इंसर्शन ऑफ द सेलाइन वाया कैथीटर। ठीक है, वहाँ पे करो, ताकि हमारे पास जो सेगमेंट है ना वो कहता है कि हम सेलाइन जो है ना वो रेक्टम के अंदर इंसर्ट करते हैं। देखो, जब एक चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर चढ़ी हुई है, ठीक है, इसको निकालने का यही तरीका है कि बाहर से हम कोई पानी सेलाइन डालें, जब पानी डालेंगे तो पानी इसको गुब्बारे की तरह फुला देगा, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मज़ा आया कि नहीं है? तो इस तरह हमारे पास इंसर्शन ऑफ द सेलाइन बाय कैथीटर इनटू द रेक्टम। ठीक है, जिससे हमारे पास क्या होगा, वो प्रेशर जो है ना वो सेगमेंट के ऊपर लगेगा और वो सारी चीज़ ठीक हो जाएगी। अगर ये फेल हो जाए ये काम सारे प्रोसीजर, तो फिर आप सर्जरी करते हैं, एब्डोमेन को ओपन करते हैं, जो डिस्टल सेगमेंट होता है उसको पुश बैक करके जेंटली पुश बैक करना होता है। ठीक है, अगर एक दूसरे के अंदर गई हुई है, आप उसको यूँ खींचेंगे तो कभी कभार वो दरमियान से फट भी जाती है। तो इस वजह से कह रहा है कि जेंटली हमने निकालनी होती है। ठीक है, प्रेशर दे के ऐसा ऐसा। अगर गैंग्रीन हो गया तो फिर आप रिसेक्ट और एनास्मोस एंड टू एंड एनास्मोसिस करते हैं, तो इसके अंदर यही होता है। तो ये आप इंटरसेप्शन के बारे में आई थिंक मोर देन इनफ है, इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में नहीं कोई पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जी वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। मतलब अपेंडिक्स का कोई एनाटॉमी नहीं पूछने वाला यहाँ पे। एक्यूट अपेंडिसाइटिस और अपेंडेक्टमी के बारे में आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। तो एक्यूट अपेंडिसाइटिस क्या है, नाम में ही काम है, एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, अब इसकी वजह क्या हो सकती है वो थोड़ी सी हम देख लेते हैं कि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अपेंडिकुलर ल्यूमन। ठीक है, अब वो कोई भी जो उसका अपेंडिकुलर ल्यूमन है अपेंडिक्स का, उसके अंदर कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है, या कोई भी फूड की कोई पार्टिकल आके वहाँ पे रह गया, वहाँ पे एब्डोमिनल पेन होगी। तो इसके अंदर वो क्या कह रहा है कि पेन किस तरह की होगी, उसको क्लोएकी हमारे पास पेन होगी किस एरिया में, पेरी अम्बलाइकल रीजन में। ठीक है, सबसे पहले उसको अम्बलाइकस जो तुन्नी है, जो पहली बटन है पेरी अम्बलाइकल, उस एरिया में दर्द होगी, और वो ऐसा ऐसा फिर रेडिएट होगी किसके अंदर, पेरी अम्बलाइकल से वो हमारे पास रेडिएट होगी राइट इलिक फोसा के अंदर। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास पेरी अम्बलाइकल पेन, वो ऐसा ऐसा रेडिएट होगी राइट इलिक फोसा के अंदर। वो क्या डॉक्टर साहब पहले इधर दर्द हो रही थी, अब वो यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो रही है, वो वहाँ पे जो है नर्व डर्माटोम की वजह से सारा हो रहा है, इसके अंदर हमने जाना नहीं है। नोजिया वॉमिटिंग सब में लिख दोगे। डायरिया में भी प्रेजेंट, फीवर उसको बहुत होगा, और उसको ड्राई हमारे पास जो है ना वो टंग होगी। फीवर और ड्राई टंग एक बड़ा इंपॉर्टेंट साइन है फीवर के अंदर। ठीक, फिर वो कह रहा है कि हमारे पास गार्डिंग ऑन दी एब्डोमिनल पाल्पेशन, टेंडरनेस और रीबाउंड टेंडरनेस। ठीक है, एक टेंडरनेस होगी जब आप जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे, छोड़ने के ऊपर रीबाउंड वो सी करेगा, तो रीबाउंड हमारे पास टेंडरनेस भी इसके अंदर होगी।
फिर यहाँ पे एक वो कह रहा है कि पॉइंटिंग साइन हमारे पास एक होता है, POINTING पॉइंटिंग साइन, और एक हमारे पास होता है रोवसिंग्स साइन। क्या होता है दोनों? अगर पेशेंट को कहेंगे कि क्या तुम पॉइंट कर सकते हो, वो प्रॉपर बताएगा डॉक्टर साहब इधर से होती इधर दर्द जो है ना वो मुझे हो रही है। आस्क टू पॉइंट रूट ऑफ पेन थ्रू आउट, तो वो बता देगा। रोवसिंग साइन क्या होता है? डीप पाल्पिटेशन, जब आप लेफ्ट इलिक फोसा में करोगे ना, ये वाला हमारा लेफ्ट, यहाँ पे डीप इलिक फोसा के अंदर जब आप क्या कहता है कि हम करते हैं पाल्पिटेशन, तो उसकी वजह से हमारे पास राइट इलिक फोसा के अंदर पेन होता है, जिसे हम कहते हैं रोवसिंग साइन हमारे पास होती है। ठीक है, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। फिर एक हमारे पास होता है सॉस साइन, PSOS, सॉस साइन। इसके अंदर क्या आता है? राइट हिप फ्लेक्स्ड करते हैं बाय पेशेंट। ठीक है, जब वो पेन जो है ना वो उसकी रिलीफ कैसी होती है कि वो अपनी जो है ना राइट हिप जो है हिप, ठीक है, उसको फ्लेक्स करता है, हमेशा फ्लेक्स करके रखेगा। जब भी उसको दर्द होगी वो अपनी राइट जो है ना वो टांग को फ्लेक्स कर लिया करेगा। ठीक है, अब वजह क्या है? ड्यू टू अपेंडिक्स ऑन दी सॉस, क्योंकि सांस मसल के ऊपर पड़ी हुई है अपेंडिक्स, तो जब वो दर्द करती है तो वो अपने आप को कंट्रैक्ट करता है ताकि वहाँ पे पेन रिलीफ हो जाए। फिर एक हमारे पास होता है जी ऑब्चुरेटर साइन। ये सारे आपने साइन अपेंडिक्स के अंदर चेक करने होते हैं। ऑब्चुरेटेड साइन में क्या होता है? हिप फ्लेक्स्ड और इंटरनली रोटेटेड, एक तो वो फ्लेक्स कर लेगा और अंदर की तरफ अपनी टांग मोड़ लेगा। ठीक है, हिप फ्लेक्स्ड प्लस इंटरनली जो है ना वो रोटेटेड होगी, और टेंडरनेस जो है ना इसकी वजह से फिर वो कह रहा है कि हमारे पास ख़त्म भी हो जाए। फिर वो कह रहा है कि अगर तो पेल्विक अपेंडिक्स है तो वो फ्रीक्वेंट मिक्चुरेशन और डायरिया के साथ करी जाए। हमारे पता है ना कि वो अपेंडिक्स की मुख्तलिफ साइट्स होती हैं, एक 6 5 6 जो है ना जगह पे हो सकती है। ठीक है, तो हर बंदे की अलग अलग है। अगर वो कह रहे हैं कि उसकी पोजीशन अपेंडिक्स की पेल्विक पोजीशन होगी तो उसके अंदर मूवमेंट डायरिया और वो मिक्चुरेशन जो है ना बार बार होगी। ये एक ही डायग्राम के अंदर जो है ना वो आपको बता रहा है। ठीक है, हमें पता है कि हमने जो इंसिजन है ना वो मैक बर्निंग पॉइंट के ऊपर, मतलब एंटीरियर सुपीरियर इलिक्स स्पाइन से एम्बिलिकल फोसा के तक हम एक लाइन खींचते हैं, और 2/3 और 1/3 में कार्ड के दरमियान, इसका जो 2/3 और 1/3 के दरमियानी पोर्शन है वहाँ पे हम लगाते हैं इंसिजन। रीबाउंड टेंडरनेस, जब छोड़ने के ऊपर दर्द होती है। ठीक है, रॉबसिंग साइन में हमने कहा था कि लेफ्ट के ऊपर हम जब प्रेशर देते हैं तो राइट के ऊपर जो है ना उसको दर्द होती है। सॉस साइन में देखो उसकी जो है ना वो टांग क्या है हमारे पास फ्लेक्स्ड हो चुकी है, हिप राइट जो उसकी हिप है वो फ्लेक्स्ड हो गई है टू रिलीव द पेन। ऑब्चुरेटर साइन में उसने वही कर लिया और इंटरनली रोटेट कर दी है। ठीक है, अब हिप फ्लिक्स, हिप जो है ना वो फ्लेक्स है और इंटरनली जो है ना वो रोटेट हुई हुई है। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि यहाँ पे और क्या है, बस यही ये 3 4 साइन है हमारे पास, और कोई रहा कि ऑब्चुरेटर भी हो गया वो भी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है? क्या सारे पेशेंट जो ये साइन शो कर रहे हैं उनको अपेंडिसाइटिस ही है? ठीक है, नहीं, कि अगर चिल्ड्रन है तो उसके अंदर हो सकता है उसको गैस्ट्रोएंटराइटिस भी तो हो सकता है, इन्फ्लामेशन। मैकल्स डाइवर्टिकुलम के अंदर भी तो ये कुछ साइन जो है ना वो पॉजिटिव हो सकते हैं। इंटरसेप्शन जो अभी हम पढ़े उनके आंत के ऊपर आंत चढ़ जाना। ठीक है, या फिर अगर किसी को लोबार नमूनिया है तो उसके अंदर भी देखा गया है। जो अडल्ट हैं उनके अंदर अगर एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस है तो सेम इसी तरह की पेन उनको होती है। एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस है, या यूरिटेरिक कोलिक है। ठीक है, या एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस है, तो इसके अंदर पेन क्या होगी? क्लोएकी मरोड़ जिस तरह उठती है ना वो उस तरह की पेन हमारे पास होती है। ठीक है, फीमेल अगर है तो उसके अंदर पेल्विक इन्फ्लामेटरी अगर उसको डिजीज़ है, ठीक है, तो उसके अंदर भी यही देखा गया है। ठीक है, अगर किसी को एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो इसके अंदर भी देखा गया, ओवेरियन सिस्ट है उसके अंदर भी देखा गया है। फिर वो कह रहा है कि हमारे पास सिग्माइड डाइवर्टिकुलाइटिस हो सकता है, कार्सिनोमा हो सकता है, या सॉस एब्सेस होता है उसके अंदर देखा गया। तो डायग्नोसिस किस तरह करेंगे आप? इसके अंदर आप ब्लड सीपी ले लेंगे तो आपको ल्यूकोसाइटोसिस जो है ना वो हमारे पास शो हो जाएगा। प्रेगनेंसी टेस्ट जो है ना वो फीमेल के अंदर कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसको कोई प्रेगनेंसी वगैरह तो नहीं है, उसके अंदर तो नहीं है सारा मास जो फील हो रहा है, तो वो आपको मिल जाएगा। फिर यूरिन एनालिसिस कर लोगे, आया कि उसको यूटीआई तो नहीं है, सिंपल सी बात है। इरेक्टेड पोजीशन के अंदर उसका एक्सरे कर लोगे, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन कर लोगे, पेल्विस का अल्ट्रासाउंड कर लोगे, सीटी स्कैन इन्हांस कंट्रास्ट सीटी स्कैन कर लोगे, और लेप्रोस्कोपिक कर लोगे, ये हमारे पास हो जाएगी। यहाँ पे एक हमारे पास जो है ना वो स्कोर आता है जिसे हम कहते हैं अल्वरेडो स्कोर। जिसे नहीं आता ये मुझे अभी तक याद है, हमारा सेंडअप का था शायद, उसके अंदर जो है ना वो हमारे पास आया हुआ था ये। ठीक है, तो स्कोर का क्या नाम है? ALVARADO, अल्वरेडो स्कोर। ठीक है, तो अपेंडिक्स ए से अल्वरेडो स्कोर। इसके अंदर क्या करते हैं हम जो है ना
इन सिंपलेस्ट वर्ड अमूमन एग्जामिनर पूछते हैं बेटा ये व्हाट इज़ अल्फ्रेडो स्कोर। क्लिनिकल स्कोरिंग सिस्टम है बेसिकली टू डायग्नोज द अपेंडिसाइटिस। तो अपेंडिसाइटिस को डायग्नोज करने के लिए हमारे पास अल्फ्रेडो स्कोर होता है। ठीक है, इसके अंदर वो कह रहा है कि हमारे पास स्कोर कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। अगर तो आपके पास स्कोर 1 से 4 तक आ जाए तो इसका मतलब है कि लो प्रोबेबिलिटी ये इंडिकेट करता है। ठीक है, लेकिन अगर 5 से 6 तक ये स्कोर आ जाए, ठीक है, तो ये हमारे पास इंटरमीडिएट प्रोबेबिलिटी शो करता है। अगर 7 से 10 के दरमियान हमारे पास स्कोर आ जाए तो ये मेरी जान हमारे पास क्या शो करता है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि एक्यूट अपेंडिसाइटिस है। ठीक है, तो इसके अंदर अमूमन चार्ट से बने होते हैं। अगर तो मैं आपको एक पहले खुद का जो चार्ट है जुगाड़ू तरीका वो बताता हूँ, फिर जो बुक के अंदर लिखा है वो देखते हैं। अगर तो माइग्रेशन हो रही है पेन की, ठीक है, माइग्रेशन ऑफ पेन हो रही है इधर से उधर, तो 1 स्कोर देंगे। अगर उसको एनोरेक्सिया भी है, ठीक है, तो उसको 1 स्कोर दोगे। अगर उसको साथ में नोज़िया भी चल रहा है तो 1 स्कोर दोगे। फिर टेंडरनेस हो रही है राइट लोअर क्वाड्रेंट में तो उसको 2 स्कोर हम देंगे। ठीक है, फिर अगर उसको रीबाउंड पेन है तो उसको कितना स्कोर दोगे, 1 स्कोर दोगे। फिर वो कह रहा है हम अगर तो एलिवेटेड टेम्परेचर भी है, बुखार भी है, तो 1 स्कोर दोगे। ल्यूकोसाइटोसिस भी है उसको, तो फिर इसके अंदर 2 स्कोर आप दोगे। फिर वो कह रहा है कि जो है ना शिफ्ट ऑफ द WBC काउंट टू दी लेफ्ट, ठीक है, तो इसके अंदर भी आप उसको जो ना WBC काउंट अगर वो शिफ्टिंग आपको नज़र आ रही है तो इसके अंदर 1। टोटल हमारे पास ये 10 स्कोर होते हैं अल्फ्रेडो स्कोर के अंदर। ठीक है, तो वो यही कह रहा है। तो वो कह रहा है कि हमने इसी बुनियाद के ऊपर ना इसके लिए निमोनिक उसने बनाया हुआ है मेंट्रल्स, MENTRELS। ठीक है, तो मेंट्रल्स जो है ना वो आपने निमोनिक अगर याद कर लिया तो आपको अल्फ्रेडो स्कोर याद होगा। कैसे, इसको मैं अलग से यहाँ पे थोड़ा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में आ जाया करता है। तो मैंने लिखा अभी क्या है, मेंट्रल्स, MENTRELS, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, नहीं MA 3 6, ठीक हो गया। तो अब इसके अंदर वो कह रहे कि सबसे पहले ना, तो यार यहाँ पे ना हमारे पास जो निमोनिक है ना, इसको सिंपलेस्ट वे में याद रखना कि एक तो आप सिम्टम्स की बुनियाद पे इसको क्लासीफाई कर दो। ठीक है, फिर आप लिखो, अगर खूबसूरती क्वेश्चन में लानी है, ऊपर सिम्टम की हेडिंग दे दो, फिर साइन की दे दो, फिर आप यहाँ पे लैब की जो है ना लेबॉर्ट्री, ठीक है, वो यहाँ पे लिख दो, और फिर एंड पे जो है ना वो जो भी हमारे पास मोर साइन है वो आप इसके अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, सिम्टम में हमारे पास क्या होगा, एम से अगर वो सिम्टम में क्या आएगा, माइग्रेटरी हमारे पास पेन हो, ठीक है, इन दी राइट इलिक फोसा। ठीक है, तो आप क्या स्कोर दोगे, 1। माइग्रेटरी, एम से माइग्रेटरी। ए से हमारे पास क्या है, एनोरेक्सिया, मज़ा आ रहा कि नहीं आ रहा, ठीक है, एनोरेक्सिया। एन से हमारे पास क्या है, नोज़िया और साथ में वोमिटिंग। ठीक है, तो फिर दोनों के लिए आप 1 1 स्कोर जो है ना वो दे दोगे। फिर साइन अब क्या है, ये थे सिम्टम्स जो पेशेंट खुद आके बता रहा है, डॉक्टर साहब मुझे पेन हो रही है राइट इलिक फोसा में, एनोरेक्सिया हो रहा है, मुझे वोमिटिंग हो रही है, नोज़िया। अब साइन क्या है जो डॉक्टर खुद चेक करेगा, टेंडरनेस इन दी राइट इलिक फोसा। ठीक है, टेंडरनेस इन राइट इलिक फोसा जो है ना वो आप दे देंगे तो आपके पास साइन आ जाएगा। नंबर सेकंड पे हमारे पास क्या होगा, रीबाउंड टेंडरनेस। ठीक है, अगर टेंडरनेस हो गया ना, एनोरेक्सिया के लिए आपने कितना स्कोर दिया था, 1 1 दिया था, ऊपर वाले तीनों में 1 1 स्कोर दिया आपने। अब यहाँ पे 2 स्कोर जिसमें देना वो लाजमी देखना। टेंडरनेस हो रही है, NESS आ रहा है ना, डबल एस जिसमें आ रहा है उसके अंदर आपने टेंडरनेस के अंदर 2 स्कोर देना है, टेंडरनेस इन दी राइट ओलिक फोसा। फिर अगर वो रीबाउंड होगी है वो दोबारा टेंडरनेस, तो फिर आप उसके अंदर 1 स्कोर देंगे। फिर अगर उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा है, ठीक है, टेंडरनेस, रीबाउंड टेंडरनेस, और फिर एलिवेटेड टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा, तो आप उसके अंदर 1 स्कोर दे देंगे। फिर लैब इन्वेस्टिगेशन आप क्या होगी, लेबॉर्ट्री आपने करवाई और उसके अंदर आपको ल्यूकोसाइटोसिस मिल गया, तो आप उसके अंदर कितना देंगे, साइटोसिस, SIS आ रहा है तो 2 S आ रहे हैं तो इसके अंदर 2 स्कोर देंगे आप। ठीक है, लास्ट पे आप अगर वो कह रहा है कि एस से शिफ्ट हो गया है, अगर शिफ्ट टू लेफ्ट, ठीक है, तो वो कह रहा है कि हमारे पास 1 स्कोर देंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरे हो गए स्कोर, तो ये 10 स्कोर होता है। अब इसके अंदर से अगर 10 बाय, अगर वो कह रहा है कि हमारे पास कितना हो, लेस देन 5 हो, तो इसका मतलब है कोई अपेंडिसाइटिस नहीं है। अगर वो 5 से 6 हो, ठीक है, तो आप इसके अंदर क्या करते हैं, डाउट के अंदर है तो आप CT स्कैन इसके अंदर नहीं। अगर वो 7 से ज़्यादा स्कोर आ रहा है तो मतलब पक्का कंफर्म है, बगैर सोचे समझे खोल दो आप।
एक्यूट अपेंडिसाइटिस का केस है। ट्रीटमेंट क्या है? जो है बांस है उसको रिमूव कर दो, एपेंडेक्टमी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसी, जो पूरी की पूरा अपेंडिक्स ही रिमूव कर दो। कॉम्प्लिकेशन में क्या है हमारे पास, अगर आपने अपेंडिक्स ना ठीक किया तो इसके अंदर क्या होगा, अपेंडिकुलर मास बन सका है, एब्सेस बनेगा, पेरिटोनाइटिस हो सकता है, वहाँ पे फीकल फेस्टुला बन सकती हैं, रिकरेंट ऑब्स्ट्रक्शन सेप्सिस, और फिर वो डेथ हो जाएगी। सिंपल सी बात है और इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास कहती हैं कि ये ठीक अपेंडिकुलर मास हो गया। अब अपेंडेक्टमी के बारे में जो है ना वो थोड़ा सा हमारे पास इसका एक केस रह गया है। तो यार अभी ये कॉल भी आ रही है इंपॉर्टेंट।